मैंने दिमाग में देखा एक बड़ा सा क्लैम मेरी ओर आते हुए। पानी से तभी निकला था, घिनौना गंदा सा। अब क्लैम है इंग्लिश शब्द जिसका इक्विवेलेंट मुझे याद करना था, और जैसे ही वो नजदीक आया, मेरे और करीब आया, मैंने उस क्लैम को देखा और कहा, व्हाट अ मेजरेंस। उम्मीद है आप स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि आपका कोई रिएक्शन मेरी जीत है। यही आपको सोचने पर मजबूर करती है। यही है वो स्लैप इन द फेस प्रिंसिपल जो मैं अब समझाऊंगा। देखिए, सारे मेमोरी प्रॉब्लम्स के आखिरकार दो रूप होते हैं। शुरू में चाहे वो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड लगे, आखिरकार रूप होंगे दो, और ये है उसका एग्जाम्पल फॉरेन लैंग्वेज। और दूसरा रूप इंग्लिश इक्विवेलेंट। इंग्लिश इक्विवेलेंट यहां पर है क्लैम, और फॉरेन लैंग्वेज है कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ साउंड। विदेशी लफ्ज जो आपको नहीं मालूम, वो एक खास आवाज के सिवा और कुछ भी नहीं, जो याद रखना मुश्किल है। इस केस में एमेजुएंस, सिर्फ ये दो चीजें। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, इस बेसिस पर हमने बनाया है सब्स्टिट्यूट वर्ड सिस्टम ऑफ मेमोरी, और यही हमें याद दिलाएगा नाम। इसलिए मैं अभी ये सिखा रहा हूं। तो पहले मैं थोड़ा लैंग्वेज के बारे में बोलूंगा, फिर हम चलेंगे नामों पर, क्योंकि हम यूज करेंगे वही सिस्टम। आपने विजुलाइज किया क्लैम और उसको कहा व्हाट अ मेजू इज। व्हाट अ मेजू इज याद दिलाती है वो अजीब सी आवाज। फिर वही रिमाइंडर प्रिंसिपल, एमेजुएंस, एंड ऑफ कोर्स वो क्लैम तो था ही मेसी, और आपको मिल गया इंग्लिश इक्विवेलेंट। अगर कोई मुझे उस वक्त पुर्तगाल में सवेरे 4 बजे जगाता और पूछता कि क्लैम को पोर्चुगीज में क्या कहते हैं, मैं सोते सोते कहता एमेजुएंस। मुझे सोचना तक नहीं पड़ता। नहीं, वो पिक्चर आप बना लें, तो जब कभी आप पुर्तगाल जाए, आप एमेजुएंस ऑर्डर कर सकते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी है, पसंद आएगा। द स्लैप इन द फेस प्रिंसिपल, दैट स्लैप इन द फेस जो मैंने अभी कहा था, से एरिस्टोटल। अगर मुझे नाम ही लेना है, मैं मशहूर लोगों के नाम लूंगा। एरिस्टोटल ने दो बुक्स लिखी थी मेमोरी सब्जेक्ट पर, और पहला सेंटेंस एक बुक में ये था कि सोचने के लिए हमें इमेजेस का सहारा लेना चाहिए। उन्हें ये 3000 साल पहले मालूम था। वही बात मैं आज बता रहा हूं। सोचने के लिए जरूरी है कि आप दिमाग में इमेजेस बनाएं, यही मैं सिखा रहा हूं। पर वो तो थे एक फिलोसोफर भी, वैसे ही सोक्रेटिस, वैसे ही साइमोनिटीज और प्लेटो। ये लोग फिलोसोफर्स भी थे और टीचर्स भी, और नॉर्मली एक ही आदमी को पढ़ाते थे सामने सामने। क्या आप जानते हैं एरिस्टोटल या साइमोनिटीज या सोक्रेटिस जब कोई जरूरी बात समझाते थे, उस वक्त क्या करते थे? वो अपने शिष्य को बहुत जोर का थप्पड़ मारते थे, इसलिए ताकि स्टूडेंट वो बात कभी ना भूले। एंड इट वर्कड। मैंने ये हिस्ट्री के रिसर्च में जाना। ये तो कहीं नहीं लिखा है कि स्टूडेंट्स कैसा फील करते थे। लगता नहीं कि उन्हें खुशी होती होगी, बट इट वर्कड। इसमें दिक्कत यह है कि थप्पड़ खाने से दर्द होता है। मैं आपको यह करने कह रहा हूं मेंटली, बिना दर्द के। वो सिली पिक्चर्स करेंगे थप्पड़ का काम। ओके? अगर आपको याद रखना है कि वो फ्रेंच वर्ड, और ये मैंने तब याद किया था जब मैं एक स्कूल जाता बच्चा था। खैर, वो एक और कहानी है कि कैसे मैं इस मेमोरी फील्ड में आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि घर आकर खराब मार्क्स के लिए पिता के थप्पड़ खाऊं। उस वक्त मैंने ये शब्द याद किया, फेयर, जिसका मतलब होता है फादर इन फ्रेंच। मैंने पिक्चर सोचा एक बड़े से पेयर का। वो फल एक बच्चे को गोदी में झूला झूला रहा था। पेयर बना था यहां फादर। बस इतना ही करना था। अगर मुझे याद रखना है शब्द पोक, यानी कि ब्रिज, शेयर डे पोक डेवेन्यू, पोक द ब्रिज ऑफ डेवेन्यू, मैं सोचता हूं कि पंटिंग यानी किक करना, यह मिलता जुलता साउंड है। पंटिंग अ फुटबॉल ओवर अ ब्रिज, या आई वॉज पंटिंग अ ब्रिज इंस्टेड ऑफ अ फुटबॉल। पंट याद दिलाता है पोक की, और ब्रिज का पिक्चर बताता है उस शब्द का अर्थ। समझ गए आप? क्या आपने पैम्पलामूज खाया है कभी? अगर आपने फ्रेंच मेनू देखा हो किसी रेस्टोरेंट में, वर्ड पैम्पलामूज है ग्रेप फ्रूट। वेल, ये बहुत ही सिली, वाकई सिली पिक्चर है, पर इसी तरीके से मैंने इसे याद रखा था। मैं सच कहूंगा आपको, मैंने एक गुच्छा पिंपल्स देखा एक मूस पर। पिंपल मूस से याद आया पैम्पलामूज, और वो सारे पिंपल्स एक्चुअली बड़े ग्रेप फ्रूट थे। है तो वाहियात, बट इट वर्कड। मैंने आपको बताया कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूं। अब ये बात हर भाषा में लागू होती है, चाहे आप कोई भी बोली बोल रहे हों। टाई का भी एक वर्ड होता है स्वीडिश में। मैं ये जानता हूं क्योंकि स्वीडन में मेरा लगेज खो गया था और वहां मुझे कुछ कपड़े लेने पड़े थे। टाई को कहते हैं स्लीप्स। स्लीप्स ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। मैंने विजुलाइज किया टाई दैट स्लीप्स, सोती हुई टाई। द वर्ड फॉर पैंट्स, मैंस पैंट्स, ट्राउजर्स को कहते हैं बीक सॉ। मैं आपके लिए सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, बीक सॉ। कैसा लगता है ये साउंड सुनने में? और इसी पर टिका है सब्स्टिट्यूट वर्ड सिस्टम, बिग सॉ। मैंने सिर्फ देखी एक बड़ी सी पैंट, अंदर कोई नहीं, सिर्फ पैंट, और उस पर बिग सॉ, SORE। मैं आपकी कल्पना के लिए छोड़ देता हूं, बिग सॉ।
आप चाहें तो देखें, एक बीक से सोर हो गया है पैंट में, बीक सोर चाहे तो, एज लॉन्ग एज आपको वो दो रूप में याद आते हैं। ओके, मैंने वहां सॉक्स लिए, मोजे को वहां कहते हैं स्ट्रूम्पा। इसकी आवाज जरा एक्सप्लोसिव जैसी है एंड में, स्ट्रूम्पा। मैंने अपने डैड को एक मोजा स्ट्रम करते हुए देखा गिटार की बजाय। स्ट्रूम्पा, माय पापा, मेरे पापा वो स्ट्रम कर रहे थे एक मोजा, उससे मुझे याद आया वो मिलता जुलता साउंड स्ट्रूम्पा यानी मोजा। बिल्कुल आसान। इसी तरीके से आप इंग्लिश वर्ड याद रख सकते हैं। यह शब्द है अम्फलस, मतलब शायद आप में से कईयों को पता होगा, अगर नहीं पता तो इसका मतलब है नेवल, बेली बटन। कैसे याद रखा मैंने? वेरी सिंपल, आई सॉ माई आर्म फॉल लूज। आर्म फॉल लूज, कहां गिरा वो? बिल्कुल मेरी बेली बटन पर। ये पिक्चर्स देखिए, कैसे भूल सकते हैं इसे आप? भूलना कठिन है याद रखने से, और याद रखना आसान। मेरा प्रॉब्लम है भूलना, याद रखना नहीं। ये पिक्चर्स देखिए, आप भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। पेडंकल, इस वर्ड पेडंकल का मतलब है फ्लावर स्टॉक। फ्लावर स्टॉक, इसे मैंने ओरिजिनली कैसे याद किया था? मैंने विजुलाइज की एक छोटी सी कहानी। अपने अंकल से पैसे उधार लिए थे। आई पेड माई अंकल, पेड अंकल, पेडंकल, और साथ में कहिए पैसों से नहीं बल्कि फ्लावर स्टॉक से। यहां भी वही दो रूप हैं। पेड अंकल सुनने में ठीक वैसा ही लगता है जैसे पेडंकल। फ्लावर स्टॉक से याद आया अर्थ। फैक्टोटम, इस शब्द का मतलब होता है हैंडीमैन। ऐसी कोई तस्वीर सोचिए जो हैंडीमैन जैसी दिखती है, उसके ओवरऑल्स, वो टूल्स और सब। टोटम पोल पर लिखना है राइटिंग फैक्ट्स ऑन अ टोटम पोल। इमेजिन कीजिए फैक्ट्स ऑन अ टोटम पोल, फैक्टोटम, जिस पे हैंडीमैन लिख रहा है। फैक्टोटम यानी हैंडीमैन। एंकर राइट यानी सन्यासी। द वर्ड एंकर राइट मीन्स हर्मिट। आप खुद को एंकर से लिखते देखिए, एंकर, एंकर राइट। सोचिए आप दुनिया में अकेले हैं, यू आर अ हर्मिट। या किसी ऐसे को देखिए जो साधु जैसा लगे और एंकर से लिख रहा है hermit writing with an anchor। क्या आप जानते हैं फ्रेंच में फादर को क्या कहते हैं? पेयर, ऑफ कोर्स। और पोक क्या होता है फ्रेंच में? अगर इससे आपको पंट याद आया तो मैं बताता हूं इसका अर्थ। आप ब्रिज को पंट कर रहे थे, और क्या? टाई को क्या कहेंगे स्वीडिश में? क्या करती है वो टाई? स्लीप्स, ऑफ कोर्स। और क्या होता है स्ट्रम्पा का मतलब स्वीडिश में? पापा क्या कर रहे थे? स्ट्रम कर रहे थे मोजा, उसका अर्थ यही है मोजा। क्या होता है अम्फलिस का मतलब? इंग्लिश वर्ड है अम्फलिस। आर्म फॉल लूज, कहां गिरे आपके आर्म्स? वो गिरे थे बेले बटन में, यही है मतलब। पेडंकल, आपने अंकल को क्या पे किया था? और क्या है पैम्पलामूस का मतलब? ग्रेप फ्रूट, और क्या? अब सब कुछ दोहराने की जरूरत नहीं, आप और मैं दोनों जानते हैं कि आपको मालूम है। और स्कूल में बच्चे इस सिस्टम से याद करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं वो सारे शब्द जिसका मतलब या अर्थ एक जैसा होता है। बिना मेमोरी के आप कुछ सीख नहीं सकते, और आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी बगैर मेमोरी के। तो कुछ जानने के लिए और उसे याद रखने के लिए, जैसा आपके टीचर्स कहते हैं, या कुछ जानकर सीखने के लिए आपके टीचर्स जैसा कहते थे कि घर जाओ और याद करो। याद रहे कि आप साथ में उसे समझेंगे भी। समझना जरूरी है, बिना समझे ज्ञान नहीं मिलता, हम सब ये जानते हैं। मैं ये क्यों सिखा रहा हूं आपको? क्योंकि नाम भी ऐसे ही होते हैं। यह भी एक विशेष ध्वनि है। मकसद है कि आपके लिए जिस चीज का कोई मायने नहीं, उसे मायने देना। हम यही तो कर रहे थे। आप मिलते हैं एक मिस्टर बेंतेवेनिया से। बेंतेवेनिया, यह भी तो एक विशेष ध्वनि है। ऐसे नाम कभी भी याद नहीं रहते हैं, क्योंकि जब ऐसे किसी से इंट्रोड्यूस हुए तो नाम एक कान से अंदर घुसा और दूसरे से बाहर। आप इसे याद रखने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि आपने सोचा कि यह याद रखना नामुमकिन है। या जब आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मिस्टर बेंतेवेनिया से, आपका दिमाग घूम रहा है सारे कमरे में उसे ढूंढने जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो, जबकि हो सकता है कि मिस्टर बेंतेवेनिया ही सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो। ये नाम कैसे याद रखें इन्हें मीनिंगफुल बनाकर? बेंतेवेनिया कैसे विजुलाइज करें? देखिए, एक बेंट वेदर वेन जो छतों पर होता है, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और ऊपर एक मुर्गा, उसे टेढ़ा देखिए, बेंट वेन, एकदम याद दिलाएगा बेंतेवेनिया। अगर खुद सोचे हो तो यहां मेन पॉइंट है कि बेंट वेन काफी है याद दिलाने के लिए। बेंतेवेनिया यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप ध्यान में रखें। पक्षिवा, बहुत डिफिकल्ट नाम है। ये सब असली नाम है, इन लोगों से मैं मिला हूं। आपको इसकी स्पेलिंग नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें काफी सीज, जीज और वीज हैं। क्योंकि ये पोलिश नाम है, शुरू में इतना डिफिकल्ट लगा, पर है नहीं रियली। सोचिए, एक हॉकी पक, शिवरिंग क्योंकि बर्फ पर है, इट्स कोल्ड, तो मिला पक शिवा, तो बन गया ये मीनिंगफुल। अब याद रखना आसान है।
आप कुछ भी विजुअलाइज करें, याद रखना आसान होगा। प्रॉब्लम है वो विजुअलाइज करने में जो मैं आपको सिखा रहा हूं। कोई भी नाम, चाहे जितना डिफिकल्ट हो, चाहे जिस मुल्क का हो, कितना भी लंबा हो, कोई मुश्किल नहीं। इट इज नॉट डिफिकल्ट। डिमिट्रियस एक आदमी का नाम है जिसे मैं मिला था ग्रीस में। द मीट ट्री एट ईज। मैंने तुरंत अपने दिमाग में देखा, बहुत सिली सा है ना? गुड, जितना सिली उतना अच्छा। द मीट ट्री एट ईज। मैंने एक मीट का बना हुआ पेड़ देखा, द मीट ट्री एट ईज, और वो ढेर सारे लेटर ई खा रहा था, और ये नाता जोड़ दिया नाता उस व्यक्ति के साथ जिनके बारे में अभी बात करूंगा। एक बार में एक कदम बढ़े। द मीट ट्री एट ईज याद रखना आसान है क्योंकि इट मेक सेंस। इसका एक मायने है जबकि डिमिट्रियस का कोई मायने नहीं है। ये नाम पंच अ ट्रेन, पंच अ ट्रेन, पंच अ ट्रेन, ये नाम मैं बाद में यूज करूंगा। मैंगल एंड एरो, मैंगल एंड एरो आपको याद दिलाएगी मैंगल एंड एरो की। कितना सिंपल है। ट्रोपियानो, सोचिए आप पियानो थ्रो कर रहे हैं, थ्रो पियानो से तुरंत आपको याद आएगा ट्रोपियानो। लोरेन, ऐसा कुछ देखिए जिससे याद आए लॉ, जैसा जज का गैवल इज रेनिंग, लॉ रेन। पुलिस भी रिप्रेजेंट करती है लॉ, से इट रेनिंग पुलिसमैन, लॉरेन। देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। पर एक और प्रॉब्लम है। सिर्फ एक नाम याद रखने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको यह पता होना चाहिए कि वो नाम किसका है। यही करते हुए आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले देखा टेलीविजन स्टूडियो में, वो सारे टॉक शोज में और कंपनी मीटिंग्स में, जहां भी मैं होता हूं मेन स्पीकर। जैसा मैंने कहा कि यही मेरा काम है, मैं यही करता हूं। मैं नाम को बनाता हूं मीनिंगफुल, फिर उसका नाता जोड़ता हूं उस इंसान के चेहरे से। वो मैं कैसे करता हूं? वेरी सिंपल। आप इस इंसान के चेहरे को गौर से देखिए और कोई एक खास बात नोट कीजिए, चाहे वो जो कुछ भी हो, ऊपर से नीचे चलें। हो सकता है उसकी हेयर लाइन, बाल, या जैसे मेरे माथे पर लकीरें जिन्हें हम कहते थे वरी लाइंस और आप कहते हैं कैरेक्टर लाइंस। ओके, कुछ भी यूज करें। सोच सकते हैं नैरो फॉरहेड, वाइड फॉरहेड, या ऐसे वैसे आईब्रोज, पतले आईब्रोज, बगैर आईब्रोज, टेढ़े आईब्रोज, सीधे आईब्रोज, घने आईब्रोज, आंखें दूर दूर नजदीक, बड़ी आंखें या तिरछी आंखें, नाक लंबी छोटी या मोटी, भद्दी नाक, नॉस्ट्रल्स चौड़े फूले हुए, पतले नॉस्ट्रल्स, गाल भरे हुए या पिचके हुए, कान पीछे की ओर, सर के पास छोटे कान, लंबे कान, कनपट्टी छोटी या मोटी। कुछ भी, क्या छूट गया? होठ, मोटे होठ, पतले होठ, काले होठ, गुलाबी होठ, सीधे होठ, तिरछे होठ, सुंदर होठ, भद्दे होठ, चिन निकली हुई, घुसी हुई। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। पिंपल्स, डिंपल्स, तिल और सब कुछ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पर यहां एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मिलते हैं मिस्टर बेंतेवेनिया से और मेरा सिस्टम अप्लाई करते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि विजुअलाइज करें एक बेंट वेदर वेन, मैं आपको मजबूर कर रहा हूं एक ऐसी बात पर जो 99.9% लोग नहीं करते हैं। सोच सकते हैं क्या? सिंपल सी चीज है, इतना ऑब्वियस कि आपको सूझेगा तक नहीं। मैं आपको वो नाम सुनने के लिए मजबूर कर रहा हूं। मेरा सिस्टम अप्लाई करने के लिए नाम सुनना जरूरी है। आपको मालूम है किस तरह से लोग इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? मैं बताता हूं। मिस्टर जोन्स से हेलो टू मिस्टर फैसलम। एक अस्पष्ट सी आवाज सुनते हैं आप। इत्तेफाक से आवाज अस्पष्ट इसलिए है कि इंट्रोड्यूसर खुद नाम भूल गए हैं, उनके पास अस्पष्ट बोलने के सिवा चारा नहीं है। पर आप ऐसा नाम याद नहीं रख सकते हैं तो आप क्या करते हैं? आप वो नहीं करते जो करना चाहिए। अरे सीधे कहना चाहिए, सॉरी मैंने आपका नाम नहीं सुना। ऐसा करने से लोग इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यह असभ्यता होगी, पर ऐसा है नहीं। आप अगर किसी का नाम पूछें तो वो बहुत खुश होगा, पर असली वजह है वो एटीट्यूड के ओ छोड़ो भी, कौन दोबारा इनसे मिलने वाला है, जाने दो। तो आप जाने देते हैं, लेकिन उनसे आपकी मुलाकात फिर होती है अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने, साल। यूं ही बगैर नाम जाने आधी दुनिया एक दूसरे को बुलाती है बडी, यार, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी। वो ये प्यार से नहीं बल्कि इसलिए कहते हैं कि वो अगले का नाम नहीं जानते, एंड दैट्स ओके, क्योंकि अगला भी नहीं जानता कि उनसे कौन बात कर रहा है। हम सब अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे का नाम जाने बगैर गुजार देते हैं, जबकि ये बड़ा सिंपल है, ये बहुत आसान है।